तो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लास्ट टाइटल जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा था, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो फर्स्ट टाइटल है आज का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है। लेकिन इसके पहले जो है हम लोग कुछ और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम करते हैं, सम ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से। और एक खास बात क्या है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे माइनर सा मिस्टेक हो गया था, ये -4 होगा, यहाँ -9, यहाँ +5, -4 आने वाला है, ठीक है ना, यहाँ -4 आने वाला है, उसको करेक्ट कर लेना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो बच्चों पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखते हैं, क्वेश्चन नोट करो क्या दिया है। इफ ए इक्वल 0 3 2 -4, 0 3 2 -4 है, ठीक है, एंड के टाइम्स ऑफ ए, ये दिया है 0 2b 3a एंड 24, देन वैल्यू ऑफ के ए बी भी निकालना है आपको। देन वैल्यू ऑफ, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ के ए एंड बी ये निकालना है आपको, ठीक है। चलो करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे के क्या है, एक स्केलर है, के क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। अच्छा ए दिया है तो के निकालते पहले, के टाइम्स ऑफ ए का मतलब क्या होगा, के टाइम्स ऑफ ए तो दिया है, ए मैट्रिक्स क्या है 0 3 2 -4। किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई होता है स्केलर। तो के इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, के इंटू 2k, 3 इंटू के इंटू 3k, के इंटू -4 -4k, ठीक है। ये है के की वैल्यू। अब के इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो के की वैल्यू ये है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा आपस में इक्वल। क्वेश्चन वाला गिवन क्या दिया है, के इक्वल 0 2b 3a 24, ठीक है। तो के ए की वैल्यू क्या दिया है, अभी आप निकाले हो, के निकाले हो, क्या है, ये है 0 3k के की वैल्यू ये है, और के आपने निकाला है ये 0 3k 2k एंड -4k। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 0 2b 3a एंड 24। ये 24 है, हाँ 24 है, 24। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होता है और दोनों के ऑर्डर के यहाँ सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है आपस में इक्वल होंगे। तो जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब 0 0 दिख ही रहा है। तो यहाँ पे मैं देखो, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इनको पहले इक्वल करते हैं। -4k इक्वल होगा 24 के, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी -6, ठीक है। अच्छा 2k किसके इक्वल है, 3a के, 2a जो है 3a के इक्वल है, ठीक है। 2k, ये k है, 2k जो है 3a के इक्वल है। 2 इंटू के क्या निकाले हो, -6 इक्वल 3a, 3 से कैंसिल आउट होगा तो a इक्वल -4 दिख रहा है, ठीक है। अब ये हो गया, इसको इक्वल करते हैं इस वाले एलिमेंट को, तो यहाँ दिख रहा है 3k किसकी इक्वल है, 2b के, और k की वैल्यू क्या निकाले हो, -6, तो 3 इंटू -6 इक्वल 2b, तो b क्या दिख रहा है, b दिख रहा है -9, ठीक है। तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, और एक ये आंसर है। तो आपने के ए और बी की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ एक्स बताना है आपको। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या दिया है, मैट्रिक्स कुछ ये दिया है। दो मैट्रिक्स है जिनका प्रोडक्ट करना है आपको। 2 0 1 0 1 -2 0 1 -2 7 0 1 है 7 0 1, ठीक है। और अगला मैट्रिक्स है -x 0x 14x 1 -4x। उसके बाद 7x 0 7x 0 और -2x। फिर बोल रहा है इक्वल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इक्वल है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है, ठीक है। तो क्या बताना है, एक्स निकालना है। फाइंड एक्स बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब क्या बोल रहा है, आपको वैल्यू ऑफ एक्स बताना है जिसके लिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल जो है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको दिख रहा है कि ये भी मैट्रिक्स क्या है, 3x3 का है। ये भी मैट्रिक्स क्या है, 3x3 ऑर्डर का है। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो आप जो है इनको मल्टीप्लाई करना है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम से करते हो। रो ये रहा और कॉलम के लिए जो है कलर चेंज किया जाए। खूबसूरत सा कलर क्या होता है, ये होता है कुछ, ये देखो रो हो गया बाई कॉलम ये, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट। चलो देखो कुछ बड़ा सा मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा आपको दिख रहा होगा कि 3x3 ये, तो ये इसकी इक्वल हो गया। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो क्या होगा, 3x3 का होगा, 3x3 का। अब देखो रो बाई कॉलम से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है। ये क्या होगा, -2x लिखते हैं यहाँ पे, -2x प्लस ये क्या होगा, 0 होगा। और ये क्या होगा, प्लस का 7x, ठीक है, पहला हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 और ये 0 ख़त्म, तो ये हो गया 0। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये क्या होगा, -x -2 × 0 0 1 × x प्लस का x। तो फाइनली ये भी 0 होने वाला है जो कि दिख रहा है। उसके बाद आ जाओ फर्स्ट, देखो फर्स्ट कॉलम का हो गया है, सारे रोज़ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए हो। अब सारे रोज़ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 × 14 28x यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। जब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी सेकंड कॉलम में ही चलेगा सारा कैलकुलेशन। 2 × 14 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। 7 × -4 कितना होगा, -28x, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से होगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। तो फाइनली यहाँ 1 आने वाला है। अच्छा यहाँ पे देखो 14x माइनस, देखो 1 × 14x क्या होगा, 14x होगा। अच्छा -2 × 1 -2 होगा। 1 × -4 -4x होगा, ठीक है। एक और बचा है। अब देखो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई आपने कर दिया सारे रोज़ का। अब सारे रोज़ का मल्टीप्लाई जो है थर्ड कॉलम से करो। तो 2 × 17 14x, ये 0 हो गया और ये -14x, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 × 7x 0 हो गया। 1 × 0 0 हो गया। 0 × दिस 0, तो ये तो 0 मिल गया। अच्छा फिर 1 × 7x, तो 7x होगा। -2 × 0 0 हो गया। 1 × ये -2 है,
ये -2 ही है, एक सेकंड देख लेते हैं, ये -2 ही है, -2 है, तो 1 इंटू -2x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपके पास मैट्रिक्स आया उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये हो गया कितना 5x, कलर चेंज करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, 5x, ये हो गया 5x। अच्छा ये 0 है, ये कितना है, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये भी 0 होगा, ये तो 1 है, ये कितना होगा 14 - 4 10x - 2, ये हो गया 10x - 2, ये कितना होगा 0, ये कितना है 0, ये कितना है 5x। ठीक है, तो फाइनली आपको रिजल्टेंट ये मैट्रिक्स मिला। अच्छा ये मैट्रिक्स, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, 3x3 ऑर्डर के हैं, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेना पड़ेगा, 3x3 ऑर्डर का। तो ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये रहा आपके पास, 5x 0 0, फिर 0 1 10x - 2 0 0 5x, और इसको किसके इक्वल करना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लिखना होगा आपको, 3x3 का। ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कर दिया। अब आपको x की वैल्यू निकालना है, तो कोई भी ले लो भाई, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 5x 1 की इक्वल होगा, यहीं से देख लो, 5x 1 की इक्वल होगा, तो x की वैल्यू 1/5, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चाहो तो यहाँ से भी देख सकते थे, 10x - 2 को 0 कर देना है, 10x - 2 को 0 कर देना है, तो भी जो है x की वैल्यू क्या आएगी, 1/5, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1/5 जो है आपका आंसर है, x की वैल्यू 1/5। इतने ही सिंपल क्वेश्चन है अलजेब्रा और मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। रिप्रेजेंटेड बाई ए पे पावर टी, ए पे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेसिकली ये है क्या, ये मैं बता दूँ। ट्रांसपोज बहुत ही आसान होता है, किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आपको लिखना है तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। मान लो आपने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ये है ABCDEFGHI, आपने एक मैट्रिक्स ले लिया ये। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए करना क्या होता है, आपको रो को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये रो है, ये रो है और ये रो है। अब जो रोज़ हैं वो कॉलम बन जाएंगे। मीन्स देखो, ये फर्स्ट रो है ADG, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ADG। सेकेंड रो क्या है BEH, तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा BEH। थर्ड जो रो है CFI, वो थर्ड कॉलम बन जाएगा CFI। बस इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है। ये तो मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, ठीक है, मान लो कुछ इस तरह होता 2 3 4, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x1। तो जब मान लो ये A है, जब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, या जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो कॉलम ये है, अब रो बन जाएगा ये, तो रो बन के कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा 2 3 4। अब आप देख सकते हो कि अभी तक ये क्या था, 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, लेकिन इसका ट्रांसपोज किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 1x3 का। ठीक है, देख सकते हो 1 रो है एंड 3 कॉलम है। तो बस इतना ही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी बहुत आसान है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो आप और फिर ट्रांसपोज करो तो वही मैट्रिक्स मिलता है, आसान सी बात। अच्छा, सेकंड क्या है, A + B का होल ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स का सम फिर उसका होल ट्रांसपोज लो, तो ट्रांसपोज जो बढ़ जाता है, ट्रांसपोज A पे चला आएगा, ट्रांसपोज B पे चला आएगा, दोनों का सम आपस में इक्वल होगा। ठीक है, K टाइम्स ऑफ A,
किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो तो ये इक्विवेलेंट होगा। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? के टाइम्स, मतलब स्केलर को बाहर कर दो और ए का ट्रांसपोज ले लो, दैट्स इट। अच्छा ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ग्रीन से जो है मैं दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएगा। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अगर लेते हो आप तो ट्रांसपोज बढ़ता है बी और ए में, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। बी को पहले मिलेगा ट्रांसपोज इनटू ए को बाद में मिलेगा ट्रांसपोज, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा सेम गोज, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और जनरलाइज कर लो। ए बी सी के लिए अगर ट्रांसपोज करते हो, ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, उनका ट्रांसपोज क्या होगा? सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगला टाइटल है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ, यहाँ पे ऑल बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल में जो भी एलिमेंट दिखेंगे आपको उनका सम करना है। रिप्रेजेंटेड बाई ट्रेस ऑफ, टी आर ऑफ ए, इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पहले मैं ट्रेस बता दूंगा आपको। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? ये डायगोनल एलिमेंट है, ये रहा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये भी डायगोनल होता है, ऑफ कोर्स होता है, स्क्वायर में जो है ये भी डायगोनल होगा, लेकिन इसको लीडिंग डायगोनल कहते हैं। इस वाले को हम लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि डायगोनल दो होते हैं, एक ये होगा और एक ये होगा, तो आपको ये वाला डायगोनल यूज़ करना है हमेशा। इसी को प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहते हैं, याद रखना। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ ए निकालें, तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, तो क्या है? ए, ई और आई है, इनका सम निकाल दो, ए प्लस ई प्लस आई, ये आपका ट्रेस होगा, ठीक है। मान लो एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 4 5 2 9 3 2 -5। मान लो कोई ये मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रेस निकालने जा रहा हूँ, इसका ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? टी आर ऑफ ए, सिंपल है। जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल इसका क्या है? ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके एलिमेंट का सम निकालना है आपको, तो 2 + 2 + 3 कितना होगा? 7 होगा। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया? 7। बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लो इसका, प्रॉपर्टी ये रहा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर किसी स्केलर p को a से मल्टीप्लाई कर दो और उसका ट्रेस निकालो, तो आप वो स्केलर पहले ही बाहर निकाल के ट्रेस ऑफ a निकाल दो, आंसर। सेकंड क्या है? ट्रेस ऑफ पी ए प्लस क्यू बी। पी और क्यू क्या है? स्केलर है, तो जब आप इसको निकालने जाओगे तो प्लस अलग अलग हो जाएगा, इसका p बाहर निकलेगा, ट्रेस ऑफ a बचेगा, इसका q बाहर निकलेगा, ट्रेस ऑफ b बचेगा, दैट्स इट। थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ab किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ ba की इक्वल होता है, याद रखना इस चीज़ को। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो और उसका ट्रेस निकालते हो, वो इक्वल होगा। दोनों मैट्रिसेस को रिवर्स में क्या करो? प्रोडक्ट करो और उसका ट्रेस निकालो, दैट्स इट। प्रोवाइडेड ए बी और बी ए बोथ एग्जिस्ट। अब ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट करने का मतलब ए और बी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए और बी तभी मल्टीप्लाई होगा जब ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। यहाँ पे बी ए तभी एग्जिस्ट होगा जब बी मैट्रिक्स का कॉलम ए मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी आप ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल ट्रेस ऑफ बी ए लिख सकते हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम स्पेशल मैट्रिसेस, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल वाले मैट्रिक्स में क्या क्या स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं तो देख लो। पहला जो स्पेशल मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लेते हैं और वो ए के इक्वल हो जाए, मान लो ए मैंने कोई मैट्रिक्स लिया और उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं और वो माइनस ए की इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट्स इट। सिमेट्रिक और स्क्यू में इतना ही अंतर है, ए का ट्रांसपोज अगर ए की इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए की इक्वल होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट। अगला क्या क्या? प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टीज़ सिमेट्रिक और इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? बोल रहा है इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जितने भी होते हैं उनके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। उसका रीज़न ये भी है, देखो मैंने एक नोट करके पॉइंट लिखवाया है यहाँ पे। नोटेबल पॉइंट क्या है? फॉर स्क्यू सिमेट्रिक ए आई जे इक्वल माइनस ए आई जे होता है। इससे आइडिया है, ए आई जे का मतलब कोई सा भी एक एलिमेंट किसी मैट्रिक्स का अपने कॉन्जुगेट जो एलिमेंट होंगे उसकी माइनस साइन के इक्वल होगा। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है ना? वेट मैं समझाता हूँ। चलो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है। सेकंड बात क्या है? फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स अगर आप लेते हो तो वो मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका प्रूफ अभी हम लोग देख लेते हैं, आसान। थर्ड पे आओ। थर्ड प्रॉपर्टी ये रहा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल, किसी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हो। ए कोई मैट्रिक्स है, इसको ऐसे प्लस ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई टू, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। अब टू तो स्केलर है, तो ए प्लस ए टी, ए प्लस ए पे पावर टी क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी 2 में बताया था कि ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है, सॉरी सिमेट्रिक होता है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। टू तो स्केलर है, टू इफेक्ट नहीं डालेगा मैट्रिक्स पे, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो इन दोनों को जब सम करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके सम करेंगे तो ए ही आएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट है टर्मोलॉजी, स्पेशल टर्मोलॉजी, जिसको हम लोग पहले इसको समझते हैं फिर जो है आगे बढ़ते हैं। पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आ जाते हैं एक पेज पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। मैंने नोट करके पॉइंट लिखवाया था, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक ए आई जे इक्वल माइनस ए आई जे होता है। ए आई जे, ये ए आई जे नहीं है, ये ए जे आई होगा। आई जे और जे आई इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना? उल्टा, फर्स्ट ये जे है और उसके बाद आई है। मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, उसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है। एक और चीज़ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि यहाँ पे ए आई जे इक्वल होता है माइनस ऑफ ए जे आई के। ठीक है। अब एक मैट्रिक्स बनाते हैं, मान लो ये छोटा सा 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x3।
ये क्या होगा एलिमेंट, A11 होगा, ये A12 होगा, A13 होगा, फिर A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, ये क्या होगा A31 होगा, ये A32 होगा, A33 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब डायगोनल एलिमेंट को ठीक है दर्शा देता हूँ कि ये डायगोनल रहा, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं या लीडिंग डायगोनल। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब ये मैट्रिक्स स्क्यू बनेगा, स्क्यू, तो फ़र्क क्या होगा कि देखो जो कॉन्जुगेट पेयर होंगे मैट्रिसेस के, ये एलिमेंट इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, अच्छा ये एलिमेंट ये वाला इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट होगा, अच्छा ये एलिमेंट इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट होगा। ये बस याद रखना है। फ़र्क क्या होगा, फ़र्क मैं ग्रीन से समझा दूँ या किसी और कलर से, ग्रीन ही सही रहेगा, एवर ग्रीन। तो देखो इसमें क्या है, ए आई जे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे आई के इक्वल होगा। तो देखो ये मान लो आई जे है, आई जे, तो ये क्या है जे आई, भाई ये 2 1 है तो ये 1 2 है, ये आई जे है तो ये जे आई है। फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे A21 इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ A12 के। ठीक है, यहाँ पे A31 इक्वल होना चाहिए, 31 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A13 के। साथ ही साथ A32 इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ A23 के। बस स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा ही होना चाहिए, तभी स्क्यू बन पाएगा, तभी स्क्यू बन पाएगा हर एलिमेंट के लिए। चूँकि ये ऐसा होता है, तो अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें, डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब भाई इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, यही होगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, यही होगा। तो A11 इक्वल होने चाहिए माइनस A11 के। तो अगर ये इधर आएगा तो 2A11 इक्वल होगा 0 के, तो A11 क्या होगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो डायगोनल एलिमेंट आपको मिला है यहाँ पे पहला, वो 0 है। सेम गोज आप प्रूव कर सकते हो, ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट बन रहे हैं वो 0 बन रहे हैं। तो फाइनली अगर मैं किसी एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल कोई मुझे अगर लिखना हो कौन सा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये रहा, मैं लिखने जा रहा हूँ स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको पता चल गया जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो तो 0 बनेंगे। ओके सही है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे अगर 2 आएगा तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे अगर -3 आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। अच्छा यहाँ पे अगर 5 आ रहा है तो यहाँ -5 आएगा। ठीक है, फ़र्क क्या होगा, फ़र्क वही है जो मैंने बताया था कि ये जो कॉन्जुगेट पेयर है ना, ये जो कॉन्जुगेट पेयर है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे लेकिन विथ माइनस साइन। ये जो कॉन्जुगेट पेयर है ये और ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे लेकिन माइनस साइन के साथ। ये भी आपस में इक्वल होंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, बस यही फ़र्क है। आपको पता है कि ये जो एलिमेंट है उसका पोजीशन अगर हम आपसे पूछें तो इसका पोजीशन क्या है, ये इसका पोजीशन क्या है, 3rd रो एंड 2nd कॉलम इक्वल है किसके, इसके। इसका पोजीशन बताओ, ये है 2nd रो एंड 3rd कॉलम। ठीक है, विथ माइनस साइन, क्योंकि ये 5 है और ये क्या है -5 है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो कॉन्जुगेट पेयर हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं बट साइन में अपोजिट है। बस यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये तो समझ में आया होगा, ठीक है ना, A + A ट्रांसपोज, इसको प्रूव कर लेते हैं कि देखो फॉर एनी मैट्रिक्स A + A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। A + A ट्रांसपोज को आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगर मुझे प्रूव करना है कि A + A ट्रांसपोज
यहाँ पे देखो, अगर मुझे प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, स्क्यू नहीं सिमेट्रिक है। अगर आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, कोई मैट्रिक्स अगर ए है और अगर ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। बट आपको तो ये दिखाना है कि ये कोई मैट्रिक्स है और ये कैसा होगा, ये सिमेट्रिक बनेगा। इसका मतलब कि अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स को बी मानते हैं तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा कि बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ रहा है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है और इस पूरे मैट्रिक्स को, भाई ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दो मैट्रिक्स का सम लिखा है। अब दो मैट्रिक्स का सम आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये एक मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो मान लो इस मैट्रिक्स को मैंने बी मान लिया। अब अगर इस पूरे मैट्रिक्स को मुझे इस सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गया, तो इसको करते हैं। अब देखो, बी का ट्रांसपोज बी की इक्वल दिखाना है तो पहले ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो बी का ट्रांसपोज होगा क्या, बी का अगर हम ट्रांसपोज यहाँ लेते हैं तो ये इसके ट्रांसपोज की इक्वल होगा। इसका मतलब बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये होगा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। अब ए प्लस, मान लो ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज देखो। तो ये ट्रांसपोज ए पे भी बटेगा, ए का ट्रांसपोज होगा, प्लस इस पे भी ट्रांसपोज आएगा ये वाला, तो ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। और आपको पता है प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज दोबारा ट्रांसपोज क्या होगा, ए मिलेगा। तो फाइनली आपको दिख रहा होगा कि ये ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये है क्या, ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये है क्या, ये तो बी है ना, ये भूल जाओ, ये तो मैंने बाद में किया है। इसके पहले ये क्या था, लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके पहले ये क्या था, बी इक्वल ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो वही मैं बता दूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है बी के। तो आपने क्या दिखाया, आपने बी ट्रांसपोज निकाला है, बी ट्रांसपोज, और वो किसके इक्वल आ गया, बी के, ठीक है। तो इसका मतलब बी किसके इक्वल है, बी तो इसके इक्वल है। इसका मतलब आपने दिखा दिया, क्या दिखा दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस खत्म। इसी प्रकार आप क्या दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो आप, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थर्ड प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जब ए प्लस ए ट्रांसपोज आपने दिखाया कि सिमेट्रिक था तो डिवाइडेड बाई 2 भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स पे स्केलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसकी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने से। ए माइनस ए ट्रांसपोज आपने देखा स्क्यू सिमेट्रिक था, 2 से डिवाइड करने के बाद भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। कुछ और जो है मैट्रिसेस हैं जो स्पेशल हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स को आपस में प्रोडक्ट किया जाए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आए तो ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स का कुछ पावर करते हैं, ठीक है, और पावर करने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जाए तो के उस मैट्रिक्स का पीरियड होता है। याद रखना इस चीज़ को। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स लिया ए और उस पर पावर 4 किया और वो ए की इक्वल आ गया, तो इस मैट्रिक्स का जो पीरियड होगा वो इससे एक कम होगा, 3 होगा, ठीक है। बस यही बोला है कि अगर किसी मैट्रिक्स पे पावर हम लोग k+1 करते हैं और वो ए की इक्वल आ जाए तो इस मैट्रिक्स का जो ए है उसका पीरियड क्या होगा, के होगा।
अच्छा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ, और उसका अगर आंसर ए मैट्रिक्स से इक्वल हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। नील पोटेंट मैट्रिक्स, मान लो किसी मैट्रिक्स का मैंने पावर कुछ किया और वो नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? नील पोटेंट मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उसको क्या बोलते हो? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। दैट्स इट। तो मैट्रिसेस में बस इतना ही था, ठीक है, बस इतना ही था। मैट्रिक्स यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं एनसीईआरटी के या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके बोर्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम करने के लिए आप आर.डी. शर्मा का कॉम्पिटेटिव बुक्स कर सकते हो, उसके अलावा बहुत सारे बुक हैं, ठीक है, सीरीज़ बुक है, उसको भी कर सकते हो आप। तो ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो है डिटरमिनेंट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। बाय बाय।